हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। आज हम लोग बात कर रहे हैं 2 मार्च 2019 में जो सुबह की शिफ्ट में आप लोग का एग्ज़ाम हुआ था। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के क्वेश्चंस को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। आई होप गाइज आप लोग के लिए जो सीरीज़ है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे। एमपी टेट प्रीवियस ईयर पेपर के नाम से एक प्लेलिस्ट बना दी गई है। 43 सेशंस अपलोडेड हैं, उनको देखिए, उससे अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप होगी। आपको पता चलेगा कौन कौन से टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस तरीके से क्वेश्चंस को ट्विस्ट किया जाता है। अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट अप करने के लिए आप परीक्षा ऐप की हेल्प ले सकते हैं। इसको आप डाउनलोड करके इसमें जो टेस्ट सीरीज़ है ये सभी एमपी एग्ज़ाम्स के लिए हेल्प करेगी। अभी आप एमपी टेट दे लीजिए, फिर इसके बाद आपको और कोई भी एग्ज़ाम देना है, पटवारी है, स्टेनो है, तो जो भी आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं आप एक बार टेस्ट सीरीज अवेल करने से पूरे 1 साल तक के लिए टेस्ट दे सकते हैं। 50% आप लोग को डिस्काउंट मिलेगा ANUBHA50 कूपन कोड यूज़ करके। अपनी प्रिपरेशन में आप टाइम मैनेजमेंट पूरा अच्छे से लगा सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन के आंसर सभी को आते हैं लेकिन टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है। ऑनलाइन टेस्ट है ये, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी क्योंकि एमपी टेट भी आपका ऑनलाइन है। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। चलिए फिर आज का सेशन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू? कौन सा स्टेटमेंट सही है? ग्रोथ इज ओनली अ मेंटल प्रोसेस। तो ग्रोथ कैसी प्रोसेस है आप लोग बताएं लाइव चैट में। ग्रोथ इज ओनली अ मेंटल प्रोसेस। ग्रोथ कैसी है? फिजिकल डेवलपमेंट के अंतर्गत आएगी आपके, ठीक है। हेरिडिटी डज नॉट अफेक्ट ऑन लर्निंग प्रोसेस, तो ये तो गलत हो गया क्योंकि हेरिडिटी तो इफेक्ट डालती है। डेवलपमेंट इज ओनली अ क्वांटिटेटिव प्रोसेस, नो, डेवलपमेंट इज क्वालिटेटिव, मतलब आपका गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों प्रकार की प्रक्रिया है। क्यूमुलेटिव है, कैसी है? क्यूमुलेटिव है, संचयी है। लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ बिहेवियरल चेंज, सही बात है। लर्निंग क्या है? रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, ये लर्निंग की डेफिनेशन के अंतर्गत आता है। तो फर्स्ट कैंसिल हो गया, सेकंड कैंसिल हो गया, थर्ड कैंसिल हो गया, और क्या पूछा गया था कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। चलिए आज थोड़ा सा ना हम स्पीड भी मेंटेन करेंगे क्योंकि एग्जाम में स्पीड मेंटेन करना है, और कल 3 मार्च को आप लोगों को मैं वीडियो में शेयर करूंगी कि टाइम कैसे मैनेज करना है, पहले कौन सा पोर्शन आपको सॉल्व करना है, किस तरीके से आप लोगों को टाइम मैनेजमेंट करना है। क्योंकि पेपर सॉल्व करना सबको आता है, पेपर के आंसर सब लोगों को आते हैं, लेकिन टाइम कैसे मैनेज करना है ये भी हम समझेंगे। तो कल की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप लोग ना बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए। चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। ये देखो, ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन आ गया। हाउ मैनी क्लिनिकल स्केल्स वर देयर इन द ओरिजिनल मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंट्री? यहां से देखो दो क्वेश्चन प्रिपेयर होने वाले हैं हमारे। MMPI का फुल फॉर्म पता चलेगा, क्या होगा? मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंट्री, ये है इसका फुल फॉर्म, ठीक है। मूल मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंट्री। देखो अब आप लोग बोलते हैं ना इंग्लिश में, यहाँ पे भी तो इंग्लिश में ही लिखा हुआ है ना, मतलब हिंदी वर्ड्स यूज कर लिए उन्होंने, अक्षर यूज कर लिए, लेकिन लिखा इंग्लिश में ही है, तो थोड़ा सा टर्म्स आप इंग्लिश में ध्यान दीजिए। कितने नैदानिक पैमाने होते हैं, कितने क्लिनिकल स्केल्स होती हैं, तो आप लोग लाइव चैट में बता सकते हैं। 9, 11, 10 या फिर 12। ये बिल्कुल फैक्चुअल है, फैक्ट मैंने आपको कहा था, बिल्कुल फैक्ट बेस्ड जो होता है वो आपसे एमपी टेट में पूछा जाता है। और आप मुझे बताएं, जब हमने मेमोरी डिस्कस किया था तो उसमें हमने बात की थी फैक्चुअल चीजें किस मेमोरी के अंतर्गत आती, तो क्या होगा? 10 विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? विच वन इज नॉट, नॉट दिया है, नॉट द साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग, कौन सा एक शिक्षण का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत नहीं है? ज्ञात से अज्ञात, फ्रॉम नोन टू अननोन, ये तो है। सरल से कठिन, फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, ये भी है। प्रोसीड फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, ये नहीं है। जटिल से सरल की ओर नहीं होता है। फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट,
ये मूर्त से अमूर्त की ओर होता है, ध्यान रखना, मूर्त से अमूर्त की ओर होता है, नोन टू अननोन होता है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर होता है, ग्रॉस टू फाइन जिसे बोलते हैं, एंड फ्रॉम सिंपल टू डिफिकल्ट होता है। अब जो नहीं होता है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स टू सिंपल नहीं होगा, और हमसे नॉट पूछा गया था, दैट्स वाई थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। बायलिंगुअल लेकर चल रही हूँ सेशन, बस थोड़ा सा स्पीड मेंटेन करो आप लोग, लाइव चैट में आंसर देने की कोशिश करो, थोड़ा सा जल्दी हो बस आंसर। Inclusive education is currently a strategy of education based on dash based approach. इंक्लूसिव एजुकेशन क्या बात करती है, समान अधिकार की बात करती है। हर बच्चे को स्कूल में एक रेगुलर स्कूल में पढ़ने का अधिकार है, भले वो विजुअल इम्पेयर्ड हो, ऑडियो मतलब हियरिंग इम्पेयर्ड हो, कैसा भी हो, लेकिन उसको एक रेगुलर स्कूल में पढ़ाया जाएगा। उसकी जो नीड है उनको कैटर करने के लिए विशेष प्रावधान दिए जाएंगे। तो क्या होगा, सिंपैथी, चैरिटी, अपैथी या फिर राइट्स? क्या होगा, राइट, राइट्स विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, बेस्ड ऑन राइट्स। चलिए नेक्स्ट है, जेंडर स्कीमा थ्योरीज वॉज इंट्रोड्यूस, ये आपका फैक्ट बेस्ड आ गया। अब स्कीमा से, केवल स्कीमा देखते ही साथ आप प्याजे क्लिक मत कीजिएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जेंडर वर्ड भी लग गया है। वैसे स्कीमा क्या होता है, पॉकेट्स ऑफ नॉलेज कहलाता है आपका स्कीमा, लेकिन यहाँ पर जेंडर स्कीमा, इट्स रिलेटेड टू जेंडर, इट्स रिलेटेड टू सोसाइटी। तो क्या होगा, अब हम एक एक करके एलिमिनेट करेंगे। अब इस क्वेश्चन का आंसर हमको नहीं आता है ना, हम क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। भाई जीन पियाजे ने इस टर्म का यूज नहीं करा, कोलबर्ग ने मोरल डेवलपमेंट का यूज किया, एरिक्सन की स्टेजेस में भी हमने नहीं देखा, कितनी स्टेजेस हैं, 8 स्टेजेस हैं। कौन सा डेवलपमेंट दिया है, तो साइको सोशल डेवलपमेंट दिया है, कोलबर्ग ने मोरल डेवलपमेंट दिया है, पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट दिया है। अब बचे क्या, सैंड्रा बैम, ये आपके किससे रिलेटेड हो जाएंगे, जेंडर स्कीमा से। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को ऐसे पढ़िएगा, जब भी कोई आंसर नहीं आए कोशिश कीजिएगा एलिमिनेट करने की, जो जो आपको पता है आप उसको हटाते जाइए कि ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता। बहुत बार ऐसा होता है कि केवल एक ही ऑप्शन बचे, बहुत बार ऐसा भी हो जाता है कि 2 ऑप्शन है, तो फिर उसमें से आप एक अलग कॉग्निशन का यूज करेंगे, मेटा कॉग्निशन कह सकते हैं, एक अलग लेवल का आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, डीप में जाना पड़ेगा। बट हाँ, बहुत बार ऐसा भी हो जाता है कि आप एलिमिनेट करते जाएं, लास्ट में केवल एक ही ऑप्शन बचे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। अकॉर्डिंग टू वाइगॉत्स्की थ्योरी, तो वाइगॉत्स्की के द्वारा कौन सी थ्योरी दी गई, सोशियो कल्चरल थ्योरी। द मोस्ट सुइटेबल इंस्ट्रक्शन टू सपोर्ट सोशल लर्निंग इज, वाइगॉत्स्की के सिद्धांत के अनुसार सामाजिक अधिगम के समर्थन करने के लिए सबसे उपयुक्त निर्देश क्या है, करिकुलम, स्टूडेंट वर्क टुगेदर ऑन द टास्क, इंडिविजुअल टुगेदर वर्क, या फिर ट्रेडिशनल टीचिंग। तो बताएं आप लोग, इन्होंने क्या है, समाज के साथ, समाज के लोगों के साथ इंटरेक्शन करके बच्चा सीखता है, मतलब साथ में कोऑपरेटिव लर्निंग, कोलैबोरेटिव लर्निंग के बारे में बात की, मतलब स्टूडेंट वर्क टुगेदर ऑन द टास्क, छात्र कार्य पर एक साथ काम करते हैं। कोलैबोरेटिव लर्निंग की बात की है, कोऑपरेटिव लर्निंग की बात की है, रेसिप्रोकल टीचिंग के बारे में बात की है, पीयर ट्यूटरिंग के बारे में बात की है। तो ये क्या कहते हैं, इंटरेक्शन से सीखता है, टुगेदर एक साथ काम करके सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। व्हाट आर द टेस्ट दैट रिलाई हैवीली ऑन लैंग्वेज बेस्ड रीजनिंग कॉल्ड, क्या कहलाता है। अब यहां पर क्या है, लैंग्वेज है, मतलब कहीं ना कहीं भाषा वाली बात आ गई है, भाषा आधारित तर्क शक्ति। तो भाषा आधारित क्या होगा, जहां पर चीजें बोलने का मौका मिले। भाषा जब आप कब बोलते हो, जब आप बोलना चाहते हो, भाषा का प्रयोग तभी होता है ना, संप्रेषण, कम्युनिकेशन करने के लिए लैंग्वेज यूज होती है। तो एक्यूरेसी टेस्ट, कल्चर फेयर टेस्ट, वर्बल टेस्ट या फिर नॉन वर्बल। तो नॉन वर्बल तो कहीं से कहीं तक नहीं हो सकता, कल्चर फेयर यहां पर ऐसी कुछ बात नहीं कही है, एक्यूरेसी भी नहीं बताना है, भाषा से रिलेटेड है, संप्रेषण की बात हो रही है, तो ये वर्बल मौखिक परीक्षण बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। व्हाट एस्पेक्ट ऑफ पर्सनालिटी मेक्स अ चाइल्ड मोर लाइकली टू बी आउटगोइंग, आउटगोइंग प्रकार का है, अब देखो निर्गामी प्रकार का है, तो क्या होगा, न्यूरोटिसिज्म, सोशलाइजेशन। तो सोशलाइजेशन तो एक प्रोसेस हो गई, इंट्रोवर्जन हो नहीं सकता, एक्सट्रोवर्जन या एक्स्ट्रावर्जन पढ़ा है, जो बहिर्मुखी लोग होते हैं, सोशेबल होते हैं, हंसमुख चेहरा होता है, इस तरीके से।
बेंड्यूरास फोर प्रिंसिपल ऑफ सोशल लर्निंग, ये मैंने पिछले जो एमपीटेट प्रीवियस ईयर सेशन करवाए हैं ना 38 सेशंस, उसमें डिस्कस किया है। तो इसका सही आंसर आप लोग बताएं। तो देखो कोलैबोरेशन की बात नहीं की, ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद मेटा कॉग्निशन की बात नहीं की, ये कैंसिल हो गया। कॉग्निशन की बात नहीं की, ये कैंसिल हो गया। अब बचा क्या है ये, वैसे आप लोगों को सबको पता होगा, लेकिन आप ऐसे कभी भूल जाते हो ना, तो इस तरीके से एक एक ऑप्शन हटा भी सकते हो। अटेंशन, आप ध्यान दे रहे हो किसी चीज पर, रिटेंशन मतलब आप उसको अपने मन में एंड सोच रहे हो, उसको आपने रिटेंशन कर लिया। रिप्रोडक्शन, जब जरूरत पड़ेगी तो आप उसको रिप्रोड्यूस कर दोगे, और फिर जब कोई काम अच्छा कर लोगे तो लोगों के द्वारा रीइंफोर्समेंट मिलेगा, जिस वजह से आप मोटिवेटेड फील करोगे। तो अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन एंड मोटिवेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। Adolescents from their own image and integrate their own ideas as to how they wish to be referred to। किशोर की बात आ रही है, ये सबसे पहले तो ये किशोर वर्ड मार्क हो गया। अपनी स्वयं की छवि बनाते हैं, मतलब स्वयं की बात आ गई, यहां पर ईगो वाली बात आ गई। ठीक है, फिर है स्वयं के विचारों को एकीकृत करते हैं। अब जो अडोलसेंस में है वो क्या है, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन में होता है। तो देख लीजिए, क्राइसिस तो हो नहीं सकता, ईगो केवल अकेला होगा नहीं, अहम आदर्श होगा नहीं, ईगो आइडेंटिटी। क्यों? क्योंकि किशोर में जो अडोलसेंस में जो बच्चा होता है वो अपने आइडेंटिटी को बनाने में ये लगा रहता है। जब वो बना लेता है तो ठीक बात है, नहीं बना पाता तो वो रोल कंफ्यूजन में फंस जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, at what age does the child learn to control the expression of emotions? Adolescence, birth to 2 years, later childhood और early childhood? चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। मैंने बोला था ना आज थोड़ा सा हम टाइम मैनेज करके चलेंगे, जल्दी जल्दी क्वेश्चंस के आंसर करेंगे। भावनाओं की अभिव्यक्ति को नियंत्रित करना बच्चा किस आयु में सीख जाता है? तो अर्ली चाइल्डहुड में। अर्ली चाइल्डहुड का टाइम पीरियड क्या होता है? 2 to 6, 7 to 11 आपका लेटर चाइल्डहुड, और 11 साल के बाद आपका किशोर अवस्था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन बिहेवियरल एंड कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरीज? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एक बार और आया है। तो बिहेवियरल एंड कॉग्निशन के बीच में ह्यूमनिस्टिक थ्योरी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, सोशल लर्निंग थ्योरी या फिर एग्जिस्टेंशियल थ्योरी? बताइए इसका क्या आंसर होगा। ये भी बिल्कुल फैक्ट है, तो क्या होगा? सोशल लर्निंग थ्योरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज ट्रू विथ रिगार्ड टू एप्टीट्यूड एंड कॉम्पिटेंस? इनमें से कौन सा कथन योग्यता और क्षमता के लिए सत्य है? एप्टीट्यूड इज एन इनबॉर्न पोटेंशियल टू डू समथिंग, एन एप्टीट्यूड इज डेवलप्ड नॉलेज, अ कॉम्पिटेंस इज अ पार्ट ऑफ एप्टीट्यूड, अ कॉम्पिटेंस इज एन इनबॉर्न पोटेंशियल टू डू समथिंग? बताइए, कुछ करने के लिए योग्यता एक जन्मजात कार्य क्षमता है, योग्यता एक विकसित ज्ञान है, क्षमता एक योग्यता का हिस्सा है, या फिर कुछ करने के लिए क्षमता एक जन्मजात संभावना कार्य क्षमता है? एप्टीट्यूड जो है वो इनबॉर्न पोटेंशियल होता है कोई काम करने के लिए, याद रखिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इंट्रोड्यूस टर्म आईक्यू? तो आईक्यू जो टर्म है वो स्टर्न ने दिया था, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज, और टर्मन ने क्या करा था, आईक्यू में 100 से मल्टीप्लाई करके इसको रिवाइज किया था। अब स्टर्न तो है नहीं, तो टर्मन हमारा सही आंसर हो जाएगा। बेने से रिलेटेड क्या बात याद आती है कि 1905 में इन्होंने इंटेलिजेंस टेस्ट डिस्कवर किया, 1908 में इन्होंने मेंटल एज का कंसेप्ट दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। द साइकोलॉजिस्ट हु डिस्कवर्ड दैट children's perception of reality is not learned from adults but is constructed? किस मनोवैज्ञानिक ने जिसने ये पता लगाया, वह मनोवैज्ञानिक जिसने ये पता लगाया कि बच्चों की वास्तविकता की धारणा वयस्कों से नहीं सीखी जाती लेकिन इसका निर्माण किया जाता है? बीएफ स्किनर,
जीन पियाजे, अर्नाल्ड गैसेल या फिर हॉवर्ड गार्डनर। तो बच्चे के बारे में किसने बात की? जिसने परसेप्शन बताया हो, एडल्ट वाली बात की हो और कंस्ट्रक्टिविज्म पर जोर दिया हो, तो जीन पियाजे। इन्होंने एक बात कही थी कि बच्चा जो है वो एडल्ट से किस प्रकार में भिन्न है। आप लोग ये मुझे लाइव चैट में बताएं, ऑप्शंस काइंड और अमाउंट। ठीक, चलिए बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग विच स्टेज डू चिल्ड्रन स्टार्ट रीजनिंग। रीजनिंग भाई किस एज में लगना शुरू हो जाती है? तर्क लगना शुरू किस एज में होते हैं? अडोलसेंस थोड़ा लेट हो जाएगा, इन्फेंसी और अर्ली थोड़े जल्दी हो जाएंगे, लेटर चाइल्डहुड जैसे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल बोलते हैं, मूर्त चीजों को लेकर बच्चा तर्क करने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीचर शुड टेक ए और एन रादर देन ग्रुप पर्सपेक्टिव व्हेन कंसीडरिंग डाइवर्सिटी इन द क्लासरूम। कक्षा में विविधता पर विचार करते समय शिक्षकों को समूह के दृष्टिकोण की वजह किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? अब इन्होंने पहले ही बता दिया कि समूह के दृष्टिकोण की वजह मतलब क्या होगा? वो इंडिविजुअल होगा। समझ रहे हैं ना? देखो इस क्वेश्चन में ही कैसे दिया था कि समूह ना हो तो क्या हो? इंडिविजुअल हो। समझ रहे हैं आप लोग? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है ना आप लोग को? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एस्पेक्ट ऑफ मेटाकॉग्निशन। मेटाकॉग्निशन मतलब जो आप खुद के बारे में सोच सकते हो। थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, ऑल्टरिंग कॉन्शियसनेस, रिवाइजिंग, प्लानिंग या फिर मॉनिटरिंग। क्या होगा बताएं लाइव चैट में? ऑल्टरिंग कॉन्शियसनेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। नॉट दिया है। टीचिंग प्रोसेस के बारे में क्या सही नहीं है? टीचिंग इज द प्रोसेस विथ अ पर्पस टू ब्रिंग अबाउट लर्निंग। ठीक है। टीचिंग डज नॉट स्वे द होल प्रोसेस ऑफ लर्निंग। शिक्षण में अधिगम की पूरी प्रक्रिया नहीं होती, तो ये भी ठीक है। फिर है टीचिंग डज नॉट नीड अ फॉर्मल सेटअप, तो ये गलत हो गया। एक औपचारिक बुनियाद की तो जरूरत है, वरना फिर बच्चा स्कूल क्यों जाएगा? जाने की जरूरत नहीं, लेकिन वहां पे एक एटिकेट्स होते हैं, रूल्स वैल्यूज वहां पर अलग प्रकार की होती हैं। टीचिंग शुड बी सेंटर्ड अराउंड स्टूडेंट, मतलब चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, ये ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। अब क्या पूछा गया था? नॉट ट्रू। नॉट पूछा गया था, तो थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अप्लाई टू द ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग मतलब जहां पर आप डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में सोच सकते हो, दैट्स कॉल्ड ब्रेन स्टॉर्मिंग। जनरेशन ऑफ अनयूजुअल आइडियाज, तो ये तो अच्छी बात है, नॉट पूछा गया है। भाई असामान्य विचार, उम्दा विचार, बिल्कुल अलग हटके विचार, ये भी ठीक है। विचारों की आलोचना, किसी की आलोचना करना तो ब्रेन स्टॉर्मिंग नहीं है। नए के साथ आने के लिए विभिन्न विचारों को जोड़ना, एसोसिएटिंग डिफरेंट आइडियाज टू कम अप विथ न्यू वन, बिल्कुल ठीक। क्वांटिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन क्वालिटी। गुणवत्ता की तुलना में मात्रा अधिक महत्वपूर्ण है। तो हालांकि एज सच ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये तो बिल्कुल भी नहीं है। विचारों की आलोचना करना, किसी बात की आलोचना करना कोई ब्रेन स्टॉर्मिंग नहीं है। क्वांटिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन क्वालिटी, ये भी एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ ये बहुत ही ज्यादा रॉन्ग है। ठीक है, चलिए अकॉर्डिंग टू मार्टिन एंड हेल्वर्सन के अनुसार when young children observe gender inconsistent behavior they tend to have। जब छोटे बच्चों ने लिंग के असंगत व्यवहार का अवलोकन किया तो उनमें ये प्रवृत्ति थी। डिस्टॉर्शन ऑफ मेमोरी, स्मृति की विकृति, एक सटीक स्मृति, व्यवहार की अस्वीकृति या व्यवहार की नकल। तो ये बिल्कुल फैक्ट है आपका कि ये मार्टिन और हेल्वर्सन के अकॉर्डिंग हमको बताना है, तो ये स्मृति की विकृति, डिस्टॉर्शन ऑफ मेमोरी हो जाएगा। What problem do children with anorexia nervosa typically have? It's all related to कि ज़्यादा खाएंगे तो हमारी जो बॉडी शेप है वो बहुत ज़्यादा अजीब हो जाएगी,
मतलब भद्दे दिखने लगेंगे, ये ऐसा कुछ विचार आता है, तो इस वजह से लोग कम खाना खाते हैं। ये क्या कहलाता है आपका एनोरेक्सिया नर्वोसा। बुलीमिया नर्वोसा क्या होता है ये आप मुझे लाइव चैट में बताएं। तो ये इम्पल्स कंट्रोल से रिलेटेड नहीं है, फिजिकल एक्सरसाइज से नहीं है, एक्सेस ईटिंग से तो बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें कम खाना खाया जाता है कि भाई बॉडी शेप मेंटेन बनी रहे, तो बॉडी इमेज को लेकर, शरीर प्रतिमा की समस्याओं को लेकर। तो इसमें क्या है, इंसान डाइटिंग करता है, बहुत कम खाना खाता है, ऐसा कुछ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज मोर लाइकली टू हेल्प अ चाइल्ड रिमेंबर अ स्टोरी बाय टैगोर। टैगोर द्वारा एक कहानी को याद रखने में बच्चे की मदद करने की संभावना। द मोरल ऑफ द स्टोरी, साइज ऑफ द स्टोरी, फॉन्ट ऑफ द लेटर, कलर ऑफ द साइड। तो आप लोग बताएं क्या होगा। ये तो सभी को आता होगा, कहानी का नैतिक आकार, फॉन्ट या फिर रंग। तो आज तो मैंने हिंदी स्टूडेंट्स को भी भाई ध्यान में रखते हुए दोनों ही लैंग्वेज में यूज़ कराया। होप आप लोग को सेशन पसंद आ रहा होगा। तो द मोरल ऑफ द स्टोरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। एलिमिनेटिंग कैफीन एंड शुगर फ्रॉम डाइट बिफोर बेड टाइम इंश्योर्स। सोने से पहले आहार से कैफीन और चीनी को समाप्त करना क्या सुनिश्चित करता है। आप लोगों ने देखा होगा जब आपको नाइट स्टडी करनी होती है तो आप लोग कॉफी वगैरह लेते हो, तो वो क्यों लेते हो, ताकि वो नींद उड़ जाए, मतलब नींद चली जाए। तो ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं है बिल्कुल। भाई अगर आप कैफीन का सेवन करोगे तो आपको नींद नहीं आएगी, ठीक, लेकिन आप उसको ही समाप्त कर दोगे तो अच्छी नींद आएगी। तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इंफॉर्मेशन इज टिपिकली स्टोर्ड इन सिमेंटिक मेमोरी। सिमेंटिक मेमोरी में एक तो ये याद रखो फैक्चुअल चीजें जो मैंने अभी आज ही के सेशन में आप लोगों से पूछा था, 2 × 2 = 4, ये आपका सिमेंटिक मेमोरी में होता है। प्रोसीजरल मेमोरी में क्या होता है कि आपसे हाउ से क्वेश्चन होता है, हाउ टू ड्राइव, हाउ टू राइड वाला आता है, ठीक है। एपिसोडिक मेमोरी में एपिसोड्स होते हैं, भाई आपका 18वां जन्मदिन, आपकी 25वीं शादी की सालगिरह, इस तरीके से चीजें मेमोरी एपिसोड्स के फॉर्म में आपको याद रखवाया था। तो किस तरीके से आमतौर पर अर्थगत स्मृति सिमेंटिक मेमोरी में जानकारी संग्रहित होती है, तो नेटवर्क्स के फॉर्म में, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं, ये कैंसिल क्वेश्चन है। विच चार्ट शोज दैट द हाईएस्ट रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन इज मैक्सिमम ड्यूरिंग द अर्ली ईयर्स। तो भाई ये इसमें इसका आंसर क्या दिया गया है, ये हैकमैन दिया गया है, आप लोग लाइव चैट में बता सकते हैं। माइल्ड रिटार्डेशन इज अ कैटेगरी ऑफ मेंटल रिटार्डेशन हैविंग IQ। तो ये बिल्कुल आपका भाई ये भी फैक्ट ही माना जाएगा कि ये जो चीज़ें हैं तो हैं, तो 50 to 69 आपका माइल्ड में माना जाता है। चलिए नेक्स्ट है, टू इम्प्रूव द प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल इन चिल्ड्रन विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स कैन बी डन। बच्चों की समस्याओं को सुलझाने के कौशल में सुधार करने के लिए क्या करेंगे, बच्चों को बुलाएंगे टू राइट अबाउट आइडियाज। केवल विचारों के बारे में बात करो या लिखने के लिए बच्चों को आमंत्रित करो। बच्चों से केवल कहानियां सुनने के लिए या चित्र बनाने के लिए कहो। केवल ब्लॉक या मॉडल का उपयोग करने के लिए कहो। तो भाई सभी प्रकार के काम आ जाएंगे, ऑल ऑफ द अबव सही हो जाएगा। सेकंड लास्ट है इंक्लूसिव एजुकेशन, भाई सभी बच्चों के लिए हो, एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन इन स्कूल, ठीक बात है। बस ये चीज़ ध्यान रखी जाए कि जो बच्चे इम्पेयर्ड हैं किसी भी प्रकार से देखने सुनने में या मोटर स्किल्स में भी उनको कोई प्रॉब्लम है तो उनके लिए अलग से प्रावधान किए जाए, बट इन अ रेगुलर स्कूल, ये ध्यान रखा जाए। आज के लिए लास्ट है GAD क्या है, तो ये फुल फॉर्म जरूर याद रखना, और OCD का फुल फॉर्म भाई आप लोग लाइव चैट में बताएंगे। तो ये जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर होता है, सामान्यीकृत चिंता विकार, ये बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन था, जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। तो गाइज यहाँ पर हमारा सेशन कंप्लीट हो गया। आई होप आप लोगों को सेशन पसंद आया हो। पसंद आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और कल आप लोगों के लिए टाइम मैनेजमेंट पर कौन से क्या आपको पोर्शन पहले सॉल्व करना है, किस तरीके से, तो वो हम कल डिस्कस करेंगे कल की वीडियो में, ठीक है। तो चलिए फिर हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।